हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग के लिए एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ ITR 1 के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बात करूँगी। डॉक्यूमेंट्स को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। नंबर 1 जो आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बिना आप अपनी रिटर्न फाइल को कंप्लीट ही नहीं कर सकते। नंबर 2 जो आपके इनकम सोर्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं। नंबर 3 जो आपके डिडक्शन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बिना आप अपनी डिडक्शन को आगे क्लेम नहीं कर पाएंगे। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग फॉर्म ITR 1। ITR 1 के बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं और असेसमेंट ईयर 2023-24 जिसकी रिटर्न्स अब जानी है उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात कर रही हूँ। नंबर 1 डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए होता है फॉर फर्स्ट कैटेगरी इस आधार कार्ड एंड पैन कार्ड। आपके पास जब भी आप अपनी रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं आपके पास आपके टेबल पर आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड ज़रूर होना चाहिए, बिकॉज पैन कार्ड हमेशा आपके इनकम टैक्स की लॉगिन का ID होता है और आधार कार्ड नंबर जब भी हम अपनी रिटर्न फाइल करते हैं आधार कार्ड नंबर डालना मैंडेटरी फील्ड है। अगर मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपने आधार कार्ड अप्लाई जरूर कर रखा हो, उसके एक्नॉलेजमेंट नंबर के बिना आप आगे रिटर्न को प्रोसीड ही नहीं कर पाएंगे। सो ये आपके 2 बेसिक डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड एंड पैन कार्ड। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज बैंक अकाउंट डिटेल्स। जब भी हम अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं टैक्स रिटर्न में आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उन सब की डिटेल्स आपको मेंशन करनी कंपलसरी होती है। उन डिटेल्स में आपको क्या क्या मेंशन करना होता है? बैंक का नाम, बैंक का IFSC कोड, आपका अकाउंट नंबर, टाइप ऑफ बैंक, आपका बैंक सेविंग है या करंट है वो आपको टाइप ऑफ बैंक सिलेक्ट करना होता है। जितने भी आपके बैंक अकाउंट्स हैं आपको उन सारे बैंक अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन डालना मैंडेटरी होता है। ऑल्दो लोग सारे बैंक अकाउंट्स नहीं डालते, वो 1 या 2 अकाउंट जो भी वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं उन्हीं को ही डिस्क्लोज करते हैं। वो उनको लगता है कि हम ज़्यादा डालेंगे तो डिपार्टमेंट के नोटिस आ सकते हैं या फिर डिपार्टमेंट को ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमारी डिस्क्लोज होगी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप डालें या नहीं डालें डिपार्टमेंट को सब पता है, क्योंकि आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करना मैंडेटरी हो गया है और आपके बैंक अकाउंट्स में भी पैन कार्ड हमेशा लिंक्ड होते हैं। सो वहाँ से बैंक डिपार्टमेंट के पास सारी इंफॉर्मेशन है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स हैं। सो इट्स एडवाइजेबल कि जब भी आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरें आप अपने सारे अकाउंट्स में मेंशन करें। अकाउंट मेंशन करने के लिए आपको उसका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, टाइप ऑफ अकाउंट और बैंक का नाम, ये 4 चीज़ें इसमें डालनी होती है। देन आपको उसमें से एक अकाउंट सेलेक्ट करना होता है जो आपको रिफंड के लिए चाहिए, बिकॉज हो सकता है कि रिटर्न फाइलिंग के टाइम पर रिटर्न फाइलिंग करते समय आपका कोई अमाउंट रिफंड बन रहा हो, तो आपको इन सारे बैंक्स में से एक अकाउंट को डेडिकेट करना पड़ता है कि अगर आपका कोई रिफंड बने तो आपके इस पर्टिकुलर अकाउंट में आए। तो उसमें फील्ड होती है सेलेक्ट करने की, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो आप उस पर एक्टिव करके उस फील्ड को, उस अकाउंट को रिफंड के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने 3 डॉक्यूमेंट की बात करी, आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड बैंक डिटेल्स। थर्ड नंबर यूज़र ID एंड पासवर्ड। इनकम टैक्स की रिटर्न जब आपकी पूरी प्रिपेयर हो जाएगी उसको अपलोड करने के लिए आपको डिपार्टमेंट की जो इनकम टैक्स की वेबसाइट है वहाँ लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद ही अपनी आप रिटर्न को अपलोड कर पाएंगे। सो उसके लिए आपके पास ID और उस वेबसाइट का पासवर्ड होना बहुत ज़रूरी है। ID हमेशा आपका पैन नंबर होता है इन कैपिटल लेटर्स और पासवर्ड आपको पता होना चाहिए आपकी इनकम टैक्स की वेबसाइट का क्या है। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आप रीसेट कर सकते हैं। पासवर्ड रीसेट करने की, फॉरगेट पासवर्ड की हमने अलग से सेपरेट वीडियो दी है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। या फिर अगर आप अपनी रिटर्न फर्स्ट टाइम फाइल करने जा रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स के वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर करना होगा, तभी आपका ID पासवर्ड क्रिएट होगा। रजिस्टर कैसे कर सकते हैं इसकी भी एक सेपरेट वीडियो अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। देन ये तो थे आपके बेसिक डॉक्यूमेंट जिसके बिना आपकी रिटर्न आगे प्रोसेस ही नहीं हो पाएगी, आप रिटर्न को फाइल ही नहीं कर सकते। देन जो आपकी इनकम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? नंबर 1 फॉर्म 16।
अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं, क्योंकि हम इस वीडियो में सिर्फ ITR 1 के बारे में बात कर रहे हैं और ITR 1 जो है सैलरीड एम्प्लॉय के ऊपर एप्लीकेबल होती है या फिर पेंशनर के ऊपर एप्लीकेबल होती है। तो अगर आप एक सैलरीड और पेंशनर हैं तो आपको आपके एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 मिलता है। फॉर्म 16 के फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। दोनों आपके पास अवेलेबल होने चाहिए जब भी आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्म 16 में आपकी जो इनकम है उसका प्रॉपर बाइफिकेशन होता है कि कितनी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है, कितने आपके पर्क्स हैं, कितने आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन फॉर्म 16 में होती है जो हेल्प करती है आपकी रिटर्न फाइलिंग में। फॉर्म 16 के बिना आप अपनी रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते। तो इसीलिए जब भी आप रिटर्न फाइल करें फॉर्म 16 आपके पास होना कंपल्सरी है, मैंडेटरी है। बट फ्यू केसेस ऐसे हैं कि मान लीजिए आप सैलरी में नहीं है, पेंशनर भी नहीं है, या फिर अगर आप ऐसे हैं तो आपका कोई TDS डिडक्ट नहीं होता, इसीलिए आपको फॉर्म 16 नहीं मिलता। तो उस केस में आपके पास आपकी सैलरी स्लिप होनी ज़रूरी है। सैलरी स्लिप से हमें पता लग जाता है कि आपकी इनकम कितनी है। अगर आपके पास 1 मंथ की भी सैलरी स्लिप है तो उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि पूरे साल में आपकी इनकम कितनी है, आपको कितने अलाउंसेस मिलते हैं, क्योंकि सैलरी स्लिप में सारी चीज़ों का बाइफिकेशन होता है। आपको रेंट अलाउंस कितना मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है, अदर अलाउंस कोई और मिल रहा है, HRA मिल रहा है, तो वो सब उसमें मेंशन होता है। तो अगर फॉर्म 16 आपके पास नहीं है, आपको नहीं मिलता है एम्प्लॉयर की साइड से, तो आपके पास आपकी सैलरी स्लिप होना ज़रूरी है। देन फॉर्म 26AS। फॉर्म 26AS जो है आपकी क्रेडिट, एक टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट होती है। जितना भी आपका TDS कटता है या TCS कटता है, चाहे वो आपका एम्प्लॉयर काटे या फिर बैंक आपके इंटरेस्ट पर काटे, या फिर आपने कोई कार परचेज कर रही है जिस पे आपका TCS कटा है, वो जितनी भी आपकी टैक्स डिडक्शन की इंफॉर्मेशन होती है वो सब 26AS में मेंशन होती है। जब भी हम अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं तो हमेशा हम अपनी टैक्स डिडक्शन की इंफॉर्मेशन को 26AS से क्रॉस चेक जरूर करते हैं कि जितना भी हमारा ड्यूरिंग द ईयर टैक्स डिडक्ट हुआ है वो हमारे 26AS में डिस्क्लोज हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर कोई भी अमाउंट आपका डिस्क्लोज नहीं हो रहा तो आप उसका क्लेम नहीं ले सकते अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में। सो इसीलिए जब भी आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे आपके हाथ में आपका फॉर्म 26 होना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर्म 26AS आपका ऑनलाइन निकलता है अपनी आपकी इनकम टैक्स की वेबसाइट से। आप फॉर्म 26AS को कैसे इनकम टैक्स की वेबसाइट से ले सकते हैं और इसको कैसे स्टडी करना है, इसके ऊपर हमारी एक सेपरेट वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। वीडियो का लिंक हमने वेबिनार के साथ मेंशन किया हुआ है। देन जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए रिटर्न फाइलिंग के लिए वो है फॉर्म AIS एंड TIS। AIS मतलब एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट एंड TIS टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी। इस तरीके के फॉर्म पहले नहीं हुआ करते थे, ये रिसेंटली 3 ईयर्स से गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं। ये जो फॉर्म है ये 26AS का ही एक एक्सटेंसिव आप कह सकते हैं पिक्चर है कि 26AS में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आपके TDS और TCS की डिटेल मेंशन होती है कि आपका कितना टैक्स डिडक्ट हुआ है। बट AIS में जो है आपकी जो SFT होती है मेंशन होते हैं AIS के अंदर, और इसी तरीके से जो TIS है वो AIS का समराइज फॉर्म है। AIS और TIS इसलिए ज़रूरी है रिटर्न फाइलिंग के लिए क्योंकि अगर आपका कोई डिविडेंड मिला है, अगर आपको कोई इनकम टैक्स की रिफंड पे इंटरेस्ट आया है, या फिर आपने कोई शेयर्स की सेल परचेज करी है, आपने कोई म्यूचुअल फंड सेल परचेज किए हैं, या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी में डील करा है, जितनी भी आपकी SFT से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होती है वो सारी हमारी AIS और TIS में मेंशन की जाती है। अगर आपने AIS और TIS को स्टडी नहीं किया रिटर्न फाइलिंग से पहले तो हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी हो इनकम की जो आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में डिस्क्लोज करना भूल जाएं, और क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के द्वारा जनरेट की जाती है तो डिपार्टमेंट को उस इनकम के बारे में ऑलरेडी पता होता है। डिपार्टमेंट उस इन्फॉर्मेशन के बेस पर फ्यूचर में आपको नोटिस इशू कर सकता है। इसीलिए रिटर्न फाइलिंग से पहले ये मैंडेटरी है कि आप अपना AIS और TIS चेक कर ले सो दैट कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी अनडिस्क्लोज ना रह जाए इनकम टैक्स की रिटर्न में। सो रिटर्न फाइलिंग के लिए 26AS एंड AIS TIS दोनों ही होना बहुत ज़रूरी है।
AIS और TIS आप कहाँ से ले सकते हैं, ये भी आपको अपने इनकम टैक्स के लॉगिन से मिलेगा। आप इसको किस तरीके से वहाँ से फैच कर सकते हैं और इसको कैसे स्टडी करना है, इसके बारे में भी हमारी एक सेपरेट वीडियो है। आप उस वीडियो को देख के पहले AIS और TIS अपना डाउनलोड कर लीजिए, देन रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस आप शुरू करिएगा। अब बात आती है इंटरेस्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस एंड बैंक। अगर आपकी कोई फिक्स डिपॉजिट है या फिर आपने कोई और डिपॉजिट करा रखा है बैंक में, लाइक हम पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट कराते हैं, हमारा कोई टर्म डिपॉजिट होता है, तो उस केस में क्या होता है, एट द ईयर एंड आपको इंटरेस्ट मिलता है। उस इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट बैंक आपको देता है, क्योंकि वो इंटरेस्ट जो है आपका टैक्सेबल होता है। तो अगर आपका ऐसा कोई केस है, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है बैंक में, तो आपको बैंक से वो सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है, सो दैट आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में उस इनकम को डिस्क्लोज कर सकें। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम। एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम में हमने सैलरी इनकम के प्रूफ ले लिए, इंटरेस्ट इनकम के प्रूफ ले लिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कोई और आपकी इनकम का सोर्स है, जैसे आपकी कोई रेंटल इनकम है, आपने कोई अपनी प्रॉपर्टी आगे रेंट पे दी हुई है, उससे आपको रेंटल इनकम आती है, तो वो आपको पता होनी चाहिए कितनी इनकम है आपकी। अगर आप उसका कोई प्रूफ देखना चाहते हैं या फिर आप अपने बैंक स्टेटमेंट से कैलकुलेट करना चाहते हैं, वो सब आप अपनी कैलकुलेशन करके रखिए। इसके रिगार्डिंग कोई प्रूफ आपका अपलोड नहीं होता कहीं पर भी, बट ये मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन किया है क्योंकि समटाइम्स हमें क्रॉस चेक करने की ज़रूरत होती है कि कितना आया कितना नहीं आया, तो वो आपके पास एक डिटेल्ड वर्किंग होनी चाहिए। देन डिविडेंड इनकम। पहले क्या होता था, डिविडेंड इनकम टैक्सेबल नहीं होता था, बट जब से कंपनीज के ऊपर इन्होंने DTT टैक्स को अबॉलिश किया है, तो अब रिसिपिएंट के हाथ में डिविडेंड इनकम टैक्सेबल होती है। तो अगर इस तरीके की कोई आपको डिविडेंड इनकम आ रही है, तो उस डिविडेंड इनकम को आपको कैलकुलेट कर लेना है अपनी बैंक स्टेटमेंट से कि कितना इनकम आपको कौन कौन सी कंपनी से मिल रहा है। देन एग्जाम्प्ट इनकम। अगर किसी नेचर की एग्जाम्प्ट इनकम है, जैसे PPF से होती है हमारी, या फिर आपने एग्रीकल्चर इनकम है जो कि एग्जाम नेचर की होती है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपके पास होनी चाहिए जब भी आप अपनी रिटर्न की फाइलिंग कर रहे हैं, सो दैट आप अपनी सारी इनकम को डिस्क्लोज कर पाएँ, चाहे वो टैक्सेबल नेचर की है चाहे वो एग्जाम्प्ट नेचर की है। यहाँ पे मैं कैपिटल गेन की इनकम या फिर सेल परचेज के बारे में इसीलिए बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि ITR 1 में आप उनको डिस्क्लोज नहीं करते हैं। अगर इस तरीके की कोई इनकम है तो आपको सेपरेट फॉर्म ऑफ ITR सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ITR 1 से रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वही मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। देन आपके पास क्या होना चाहिए, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट एंड पासबुक। ऊपर हमने बात करी बैंक सर्टिफिकेट की। सर्टिफिकेट बैंक इशू करता है ज़्यादातर जब आपकी कोई इन्वेस्टमेंट होती है, बट मान लीजिए आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपका सेविंग का इंटरेस्ट आता है जो बहुत ज़्यादा अमाउंट भी नहीं होता, माइनर सा अमाउंट होता है, तो उस केस में आपके पास बैंक की स्टेटमेंट होनी चाहिए, सो दैट आप उसको कैलकुलेट कर सके कि सेविंग से इंटरेस्ट आपको कितना आया है ड्यूरिंग द ईयर। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए रिटर्न फाइलिंग से पहले। अब बात आती है, हमने इनकम देख ली, बेसिक इन्फॉर्मेशन देख ली। अब बात आती है कि अगर रिटर्न फाइलिंग में आपको कोई इन्वेस्टमेंट क्लेम करनी है तो उसके लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। नंबर 1, ATC टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट। ATC के टैक्स सेविंग के लिए अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जैसे आपने PPF में पैसा डाला हुआ है, या बच्चों की ट्यूशन फीस है, या EPF है आपका, या लाइफ इंश्योरेंस है जिसका प्रीमियम आप पे करते हैं, या आपने कोई एजुकेशन फीस पे करी है, तो किसी भी तरीके का अगर आपका इन्वेस्टमेंट है जो ATC के क्राइटेरिया में आता है, उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए, सो दैट जब आप अमाउंट क्लेम करें अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में तो वो आपका अमाउंट एक्यूरेट हो, और फ्यूचर में अगर आपको नोटिस फेस करना पड़ता है तो क्योंकि आपके पास प्रूफ है तो वो प्रूफ आप आगे अटैच कर सकते हैं। ऑल्दो रिटर्न फाइलिंग में आपको कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट का प्रूफ अटैच करने की ज़रूरत नहीं होती, बट यहाँ पर मैं आपके पास होना चाहिए इसलिए फोकस कर रही हूँ, क्योंकि समटाइम्स हमारे माइंड में जो फिगर होती है हम वो रिटर्न फाइलिंग के टाइम पर डाल देते हैं, जो कि गलत भी हो सकती है। तो इसलिए आपके हाथ में प्रूफ होना चाहिए जो भी आप डिडक्शन क्लेम करने जा रहे हैं उसकी। देन 80D मेडिकल इंश्योरेंस। मेडिकल इंश्योरेंस यूजुअली लोगों का होता है, सबका होता है, तो उसकी जो भी आपने प्रीमियम पे करी है ड्यूरिंग द ईयर, उसकी एक प्रीमियम रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए जब भी आप अपनी रिटर्न में क्लेम कर रहे हैं।
ये जो मैंने इन्वेस्टमेंट या फिर मेडिकल इंश्योरेंस के पेपर आपको यहाँ पर बोले हैं, इनको आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आप अपनी जो डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं वो फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग क्लेम कर रहे हैं। क्योंकि आपके अगर एम्प्लॉयर ने फॉर्म 16 दिया हुआ है आपको, तो वहाँ पे सारी इन्वेस्टमेंट की डिटेल होगी, आपकी जो भी डिडक्शन आप क्लेम करेंगे वो सारी उन्होंने उसमें मैंशन की होगी। तो आप उस केस में सिर्फ फॉर्म 16 से अपने रिटर्न को फाइल कर सकते हैं, बट उसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसके एडिशनली अगर कोई आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास उस टाइम पर होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपका कोई होम लोन चल रहा है तो होम लोन का सर्टिफिकेट उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का आपके हाथ में होना चाहिए रिटर्न फाइलिंग के टाइम पर, क्योंकि होम लोन का आप प्रिंसिपल किसी और हेड में क्लेम करते हैं और इंटरेस्ट अलग हेड में क्लेम करते हैं, तो सर्टिफिकेट में जो है प्रॉपर बाइफिकेशन दिया होता है, उसके अकॉर्डिंग आप डिडक्शन इजीली और एक्यूरेट अमाउंट की क्लेम कर पाएंगे। देन अगर आपका कोई एजुकेशनल लोन चल रहा है तो उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशनल लोन के इंटरेस्ट की भी आपको डिडक्शन मिलती है अलग से। अपार्ट फ्रॉम अबव, अगर आप HRA का एग्जाम्शन लेना चाहते हैं तो उस केस में आपके पास रेंट रिसिप्ट होनी चाहिए कि आपने किस मोड में आगे अपनी लैंडलॉर्ड को पेमेंट की है, तो वो रेंट रिसिप्ट या रेंट एग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए HRA एग्जाम्शन को क्लेम करते समय, क्योंकि HRA एग्जाम्शन का प्रॉपर एक कैलकुलेशन होता है जिसके बाद आप इसको क्लेम कर पाते हैं। सो ये मैंने जो यहाँ पे डिस्कस करे हैं ये सारे एक्सटेंसिव वे में ही आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं। अगर आपको कोई लगता है कि आपकी इस तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है या कोई लोन नहीं है तो आप उस डॉक्यूमेंट को अवॉइड कर सकते हैं। मैक्सिमम डॉक्यूमेंट जो आपके हाथ में होने चाहिए रिटर्न फाइलिंग के टाइम पर, ये इस वीडियो में मैंने उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब भी वेबिनार आपका लाइव होगा या आपको रिकॉर्डेड वेबिनार प्रोवाइड किया जाएगा उसमें फिर से आपको ये डॉक्यूमेंट्स डिस्कस किए जाएंगे, बट वेबिनार लेने से पहले आप एक बार इस वीडियो को देख लें तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए जब भी आप अपनी रिटर्न फाइल करने बैठेंगे तब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।